सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के बेसिस पर। लेट्स से दिस वायर, इस वायर पे हमने थोड़ा सा लोड ऐड किया। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि लोड की वजह से इसमें हमें इलांगेशन देखने मिलेगा। लेट्स से दिस इज द कंप्लीट इलांगेशन ऑफ द वायर। इतना इलांगेट किया हमने वायर को। सो ये जो पार्ट है इलांगेटेड वायर का, ये पूरे पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एल से, बट द ओरिजिनल लेंथ हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, राइट। सो अब इसके लिए हमें नीचे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे जब नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा तभी मुझे इलांगेशन मिलेगा, राइट। तो पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमने पहले भी देखा था, जैसे कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लॉन्गिट्यूडनल होगा। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स लगेगा इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यही मेरा स्ट्रेस होगा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। mg मेरा फोर्स, मास पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहे हैं, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इस केस में सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लिया। सो सिमिलर वे पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना फाइंड किया था हमने? वो था हमारा इलांगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। सो अगर इसी वे में अगर मुझे फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखना है तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो हमको इसे निकालना पड़ेगा यंग्स मॉडुलस से। यंग्स मॉडुलस क्या था मेरा? यंग्स मॉडुलस था मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बी कैपिटल एल बाय स्मॉल एल, right? So from this I can say that force is equal to Young's modulus cross sectional area elongation upon capital L. So जब elongation पूरा होगा तब मैंने इतना फोर्स दिया होगा, यानी इतना फोर्स कैपिटल F देने पे मुझे इतना सा elongation मिला। बट मान लो elongation बहुत ही छोटा सा हुआ, डिस्टेंस पूरा L है ना, लेट से ये छोटा सा x हुआ, तो उसके लिए जो फोर्स लगा होगा वो भी काफ़ी छोटा हुआ रहेगा, राइट। सो लेट्स से बहुत ही छोटे से, मतलब इसके छोटे से पार्ट x को इलांगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया स्मॉल f। सो अगर मेरा f छोटा है तो उसके वजह से जो उसके लिए जो मुझे इलांगेशन मिलेगा वो भी छोटा मिलेगा। सो मैंने एक और फॉर्मूला लिखा लिया स्मॉल f के लिए। अब हमको पता है कि जब भी हम फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वर्क होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फॉर दिस केस मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी छोटा हुआ है, सो वर्क डन होगा वो भी काफ़ी छोटा होगा। सो लेट्स से वर्क डन को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी डब्ल्यू से। डी रिप्रेजेंट्स कि मेरा वो बहुत ही छोटा टर्म है, कंप्लीट वर्क नहीं है। तो अगर मुझे कंप्लीट वर्क फाइंड करना तो ये डी हटाना पड़ेगा किसी वजह से। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx। सो अगर मुझे पूरा वर्क चाहिए, देखो ये तो मुझे मिल गया छोटा सा वर्क, अगर मुझे पूरा वर्क चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं dw को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इफ आई नीड वर्क आई नीड टू इंटीग्रेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। इसको इंटीग्रेट करते करते मुझे वापस पूरा वर्क मिलेगा, राइट। सो total work would be integration of force into dx, but we also know that the small amount of force is equal to product of Young's modulus area and the small displacement divided by original length. So इसको हम सीधा सीधा यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। So f को रिप्लेस करने का मुझे मिलेगा Young's modulus area x upon l into dx। सो यहाँ से मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे, यानी मास की वजह से फोर्स ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस क्या आपको लगता है इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस चेंज होगा?
बिल्कुल नहीं, मटेरियल तो सेम रहने वाला है। सो क्या बोल सकता हूँ, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, बिल्कुल। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब कितना ही फोर्स लगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर आपका ये लेंथ बढ़ते बढ़ते आपको लैटरल स्ट्रेन मिलेगा तो भी वो बीच में कहीं मिलेगा, यहाँ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उतना ही रहेगा, राइट। क्या बोल सकता हूँ उसका ओरिजिनल लेंथ भी सेम रहने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल जो लेंथ था वो तो चेंज नहीं होने वाला, नया लेंथ हाँ बढ़ते जाएगा प्लस एल करते, बट ओरिजिनल लेंथ तो वही रहेगा। सो इससे हम बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस एरिया और ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है, राइट। सो अगर ये तीनों कांस्टेंट है, पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं होने वाले, तो इनको हम अलग से भी लिख सकते हैं। तो मतलब मुझे इसमें इंटीग्रेट क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स डी एक्स। सो अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स पता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे, अगर एक्स रेस टू एन है तो फॉर्मूला हमारे पास एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें इस केस में, सो इस केस के लिए यहाँ पे ऊपर कुछ पावर नहीं दिया है, सो हम पावर को वन लेके कंसिडर कर सकते, वन कंसिडर करके चल सकते हैं। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट इस बेसिस पे करने के बाद, अब इंटीग्रेट करने के पहले हम यहाँ पे लिमिट्स भी एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है, ये इंटीग्रेट करके मुझे मिलेगा एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, और ये मेरा यंग्स मॉडुलस एरिया ओरिजिनल लेंथ सब वैसा वैसा बाहर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स ही पुट करना है, बट एक बार पहले लिमिट देख लेते हैं। हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, एक्स इलोंगेशन है, कैपिटल स्मॉल एल इलोंगेशन है। तो इलोंगेशन मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, जब फोर्स जीरो था तब इलोंगेशन भी जीरो था, बराबर। और जब फोर्स पूरा टोटल एफ फोर्स लग गया कैपिटल एल ये वाला, तो मेरा इलोंगेशन स्मॉल एल था। तो ये इंटीग्रेशन के लिए मेरा लिमिट्स होगा जीरो से लेके एल तक। नाउ बेस्ड ऑन दिस लिमिट्स मुझे क्या मिलेगा, यंग्स मॉडुलस अपॉन ओरिजिनल लेंथ वर्क डन इज इक्वल टू, ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स वुड बी जीरो टू एल। सो इसको सॉल्व करने के बाद अगर दोनों लिमिट्स हम पुट करें, वर्क डन, या फिर डायरेक्टली मैं यंग्स मॉडुलस एरिया और लेंथ को बाहर ले लेता हूँ। दोनों लिमिट्स पुट करने के बाद पहले हम x की जगह पर l पुट करेंगे, सो दिस विल गिव मी एल स्क्वायर बाई टू माइनस, अब हम x की जगह पे जीरो पुट करेंगे, सो दिस विल बी जीरो स्क्वायर बाई टू। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस what I have with me is work done is equal to यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये सॉल्व करने के बाद ऊपर जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू जीरो, तो ये पूरा टर्म ही मेरा निगलेक्ट हो गया। सो हियर आई हैव इज एल स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज व्हाट वी हैव, द टोटल वर्क इज वाई ए एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल। अगर मैं चाहूँ उसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, वन बाई टू अलग कर लिया मैंने, वाई ए एल स्मॉल एल, एल स्क्वायर है, एक एल मैंने यहाँ से अलग निकाल लिया। नाउ इफ यू रिकॉल, ये जो मेरा टर्म अगर आपको देखा हुआ लग रहा होगा, दिस इज माई कैपिटल एफ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। क्यों, सिंस एफ इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। सो फ्रॉम दिस we can conclude that the work done is equal to half into force into elongation. So work done is half into force into elongation. So for this case, the whatever work is done is stored in the wire in form of strain energy. So can I say this work done is equal to strain energy? So the strain energy जो हमको फाइंड करनी थी, therefore strain energy is equal to half into force into
इलोंगेशन। बट एज यू ऑल नो फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, जो ये इसको इलोंगेशन दे रहा है मेरे वायर को, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कितना यहाँ पे मास ऐड करते हैं या फिर कितना यहाँ पे लोड ऐड करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेन एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ इंटू लोड इंटू इलोंगेशन। सो यहाँ से मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल गया। अब ये स्ट्रेन एनर्जी एग्जैक्टली होता क्या है? सो स्ट्रेन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by the wire during the elongation by this stretching force। सो सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो मेरा स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होगा, जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं। यानी अगर मैं इस वायर को यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ लेट्स से कुछ फोर्स के वजह से, तो जब तक मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। इसको जैसे मैं लीव करूँगा इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वापस ये काइनेटिक में कन्वर्ट होकर अपने ओरिजिनल शेप में चले जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो हम स्टोर कर रहे हैं एक फोर्स के वजह से, उसी को हम यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे।